Assalamu alaikum. I am Dr. Sabah Aslam and today our topic is role of CNS in autonomic function. इससे पहले हमने अपनी प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में, जैसा कि आपको पता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था। तो अब इसके बाद हम हमारे आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर हमारा ब्रेन और स्पाइनल कोड आता है, वो ऑटोनॉमिक फंक्शंस में किस तरह हमारा हेल्पफुल रहता है। ये तो हमें पता ही है कि जो हमारी बॉडी में जो भी सेंस होते हैं, सेंसेस हमारी बॉडी में होते हैं, जो फिर हमारे ब्रेन तक सिग्नलिंग लेके जाते हैं और उससे मोटर फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। तो जो जितने भी मोटर फंक्शंस परफॉर्म होते हैं वो ANS यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू परफॉर्म होते हैं, और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो उसे सेंस करने में हेल्प कर रहा होता है। तो उसमें हम बात करते हैं कि किस तरह CNS रोल प्ले करता है। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है रिफ्लेक्स आर्क की वजह से। अच्छा, रिफ्लेक्स आर्क को हम किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एक रिफ्लेक्स होना किसी चीज़ के बारे में, रिसेप्टर्स के थ्रू हमें फ़ील होना हमारे ब्रेन को। तो इसमें एक बहुत अच्छी एग्जांपल है ब्लड प्रेशर की, तो जो मैं एक इमेज यहाँ शो कर रही हूँ जिसके थ्रू हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये देखें, ये एक इमेज है जिसके अंदर हम सबसे पहले क्या हो रहा है, इफरेंट इन्फॉर्मेशन यानी कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन हो रही है। वो किस तरह, आप ये देखें, हमारा ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर हो रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, बेरो रिसेप्टर्स जो हमारे एओर्टिक आर्क और कैरोटिड साइनसेस की तरफ होते हैं, जो हमारे प्रेशर को वो करते हैं, सेंस करते हैं, तो वो यहाँ पर स्ट्रेच होना शुरू हो जाएंगे, और उससे क्या, रिड्यूसिंग, इनकी स्ट्रेचिंग रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। और उससे क्या होगा कि जो हमारा जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, जो हमारा ब्रेन स्टेम है, वहाँ पर ब्लड प्रेशर का फ्लो ख़राब होता जाएगा। तो इस वजह से हमारे ब्रेन को सिग्नलिंग होगी कि यहाँ ब्लड प्रेशर का लॉस हो रहा है, यानी कि जो हार्ट है उसमें जो हमारे पास बेरो रिसेप्टर्स हैं वो उनकी स्ट्रेचिंग कम होगी क्योंकि ब्लड प्रेशर ड्रॉप हुआ है, और वो सिग्नल किसके करेंगे, ब्रेन को। अब ब्रेन क्या करेगा कि वो यहाँ से ANS को एक्टिव करेगा, क्योंकि हमें मोटर फंक्शन अब परफॉर्म करना है। सेंसरी यहाँ हमारा हो गया, तो अब मोटर में वो क्या करेगा कि हमारी जो वेन्स हैं उसको, अब यहाँ पे जब भी ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करना होता है, तो हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव करवाते हैं। तो यहाँ क्या होगा हमारा, देखें, रिफ्लेक्ट रिस्पॉन्स की हम बात करते हैं, तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा और वेज़ोडाइलेशन शुरू हो जाएगी, और उससे क्या होगा कि हमारा ब्लड प्रेशर सही होने लग जाएगा। तो इस तरह वो सेंसिंग के लिए हमारे पास नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट, CNS बहुत बड़ा रोल प्रोवाइड करता है। देन इसके बाद हमारे पास सेकंड जो ये परफॉर्म करता है वो आता है इमोशंस। अच्छा, इमोशंस का किस तरह, इमोशंस का इस तरह, जैसे हमने कहा था कि हमारे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक कब एक्टिव होता है। सिंपैथेटिक हमारा तब एक्टिव होगा जब हमें कोई डर लग रहा होगा या हम फेयर और फाइट की कंडीशन में होंगे, और सिंपैथेटिक कब एक्टिव होगा कि जब हम रेस्ट और पीस की पोजीशन में होंगे। तो जब भी हम फेयर की और इसकी पोजीशन में होंगे, तो उसको इमोशन का हमें, हमारे ANS को कैसे पता चलेगा कि हम फेयर में हैं, कि हम फाइट में, या हम पीस में, कि रेस्ट में हैं। तो इसका इस तरह पता चलेगा कि जो हमारा इवोक करेगा, ये जो हमारे इमोशंस होते हैं वो इवोक करते हैं ANS को, कि जब भी हमें सेंसरी, जैसे मैंने कहा था सेंसरी इम्पल्स, तो यहाँ क्या होगा कि हमें डर लग रहा है, हमें फ़ाइट करना है, या हम रेस्ट पोजीशन में है, तो ये जो सारी इम्पल्सेस हैं ये हमारे CNS के पास जाएंगी। देन वो ANS को मोटर फंक्शन के लिए प्रोवोक कर देगा। तो इस तरह CNS एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे ANS यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के फंक्शंस के लिए। देन इसके बाद हम बात करते हैं केमिकल सिग्नलिंग। ठीक है, हमने बात कर ली कि सेंसरी होगा, मोटर फंक्शन होगा, सेंसरी फंक्शन CNS करेगा, मोटर फंक्शंस हमारे पास हमारा ANS करेगा। लेकिन सिग्नलिंग किस तरह होगी, तो सिग्नलिंग के लिए हमारे पास 3 मेन आते हैं, जिसमें नंबर 1 हमारे पास आता है हार्मोन्स। अच्छा, हार्मोन्स के बारे में तो हम सबको ही पता होगा। हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं ऐसे केमिकल्स जो होते हैं जो हमारी ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ होते हैं और हमारे वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, हार्मोन्स हमारे पास होंगे, जिसके अंदर हम हार्मोन्स किस तरह करते हैं, जैसे इंसुलिन हो रहा है, अब हमें चाहिए बहुत ज़्यादा फ़ाइट परफॉर्म करनी है। अब इसमें हमारे पास हार्मोन्स किस तरह हेल्प करेंगे कि हमें फ़ाइट परफॉर्म करनी है। अब इससे हमें पता है कि फ़ाइट जब हमें करनी है, या हमें जो भी सिंपैथेटिक फंक्शन हमारे वो होंगे, एक्टिव होंगे, तो मतलब हमें ज़्यादा एनर्जी की नीड है। अब जब ज़्यादा एनर्जी की नीड है तो मतलब हमें ज़्यादा ग्लूकोज की नीड है। अब ज़्यादा ग्लूकोज की जब नीड होगी तो हमारे पास क्या, ग्लाइकोजन जो है हमारा वो एक्टिव हो जाएगा। तो इसमें हार्मोन्स इस तरह हमारे ANS में इफ़ेक्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हम ANS की अगर हार्मोन्स की अगर ANS में एग्जांपल्स देखें तो हमारे पास आते हैं थायराइड हार्मोन्स होते हैं, इसके अलावा हमारे पास इंसुलिन वगैरह होता है, इसके अलावा हमारे पास ऑक्सीटोसिन वगैरह होता है।
फिर इसके बाद जो हमारे पास सेकंड होता है वो हमारे पास होता है लोकल मेडिएटर्स। अच्छा, लोकल मेडिएटर्स और हार्मोन समझ लें एक ही तरह के केमिकल्स हैं, लेकिन लोकल मेडिएटर और हार्मोन में हमारे पास ये डिफरेंस आता है कि हार्मोन्स क्या होते हैं, एक स्पेसिफिक टिश्यू या सेल में फॉर्म होते हैं और पूरी थ्रू आउट द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। लेकिन जो लोकल मेडिएटर्स होते हैं उनका ये होता है कि वो एक जिस सेल या जिस टिश्यू स्पेसिफिक साइट में जहाँ ये फॉर्म हो रहे हैं, जहाँ इनकी फॉर्मेशन हो रही है, उसी साइट में ही वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इसलिए वो लोकल मेडिएटर्स कहते हैं, यानी लोकली। यानी ये देखिए यहाँ पर ये लोकली क्यों हमने वर्ड यूज़ किया, मैंने हमेशा कहा है कि हम इसके जो टाइटल्स होते हैं उनसे डेफिनेशंस देखें तो लोकल इस तरह के वो उसी लोकल साइट पर ही जहाँ बने वहीं पर उन्होंने अपना परफॉर्म किया। तो लोकल मेडिएटर्स ये होते हैं, वो भी इस तरह हमारी सिग्नलिंग में हेल्प करते हैं कि वो जैसे हमारी जिस टिश्यू में फॉर्म होते हैं उसी टिश्यू में हेल्प वो कर देते हैं। इसमें नंबर 1 पे हमारे पास आता है, जैसे एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, हिस्टामिन होता है। इसके अलावा हमारे पास आता है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन किस तरह हेल्प करता है कि हमारे साथ कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, लाइक हमारी प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, हमारे जैसे कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर आ गया, तो हमारे टेम्परेचर बढ़ा है, इन्फ्लेमेशन जो हमारी होती है, जो 3 रेडनेस, स्वेलिंग, ये सब प्रोस्टाग्लैंडिन हमारा इंड्यूस करवाता है। देन इसके बाद जो थर्ड हमारे पास जो मेन ANS का हम पहले पढ़ भी चुके हैं, तो उसको अब थोड़ा और डिटेल में देखेंगे, वो आते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखा है न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास होता है एसिटाइलकोलिन एंड जो कि हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक में यूज़ होता है। इसके बाद हमारे पास होते हैं एपिनेफ्रिन और नोरेपिनेफ्रिन। तो एसिटाइलकोलिन की अगर हम बात करें तो ये पैरासिम्पैथेटिक में हमारे पास रिलीज़ होता है, और इसके अलावा प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स हमारे पास जो ANS से इनर्वेट होते हैं, यानी स्पाइनल कोर्ड से जो इनर्वेट्स होती हैं। देन उसके बाद हमने पढ़ा था साइनेप्टिक क्लेफ्ट वगैरह, ये प्रीवियस लेक्चर्स में आपको मिल जाएंगी स्टोरी। तो एसिटाइलकोलिन हमारी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और प्री गैंग्लियोनिक सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर हमें एसिटाइलकोलिन हमें वहाँ रिलीज़ हुआ मिलता है। इसके अलावा जो हमारे पास सिंपैथेटिक में हमारे पास जो रिलीज़ होते हैं वो होते हैं एपिनेफ्रिन और नोरेपिनेफ्रिन। इसको और डिटेल में पढ़ने के लिए यहाँ मैं एक फ़िगर शो करती हूँ जिसको हम और ज़्यादा डिटेल में देखते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास एक फ़िगर है। हम यहाँ पर अगर इस फिगर की बात करें तो ये देखें यहाँ पर ऑटोनॉमिक, देखें ऑटोनॉमिक की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए मेडुला ऑब्लंगेटा से हमारे प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स, ये जो एरोज़ हैं, ये एरोज़ नहीं, ये हम गैंग्लियन को एक तरह से शो कर रहे हैं। तो ये है प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स, ये सारे हमारे पास, ठीक है ना। अब यहाँ क्या हो रहा है, पैरासिम्पैथेटिक। देखें यहाँ हम सबसे पहले बात करते हैं सिंपैथेटिक इनर्वेशंस हो रही हैं एड्रिनल मेडुला से थ्रू, वहाँ से हमारे पास एसिटाइलकोलिन रिलीज़ हो रहा है, और वो क्या कर रहा है, हमारे पास रिसेप्टर्स से बाइंड हो रहा है, और देन उसके बाद वो अपने सेल इफेक्टर ऑर्गन की तरफ जाके अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। और भी ज़्यादा डिटेल हम इसे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर एक और ओवरव्यू देती चलूँ कि देखें एसिटाइलकोलिन हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक में दोनों में देखें एसिटाइलकोलिन आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि जो हम मानते हैं कि सिम्पैथेटिक का एपिनेफ्रिन और नोरेपिनेफ्रिन है, लेकिन जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन में हमारे पास एसिटाइलकोलिन ही रिलीज़ होता है। फिर इसके बाद वो निकोटिनिक रिसेप्टर्स के पास जाके बाइंड होता है। देन उसके बाद हमारे पास सिंपैथेटिक में नोरेपिनेफ्रिन रिलीज़ होते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से, एंड वो डायरेक्ट इफेक्टर ऑर्गन पे बाइंड होते हैं और अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह लेकिन जब पैरासिम्पैथेटिक की बात आएगी तो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन में एसिटाइलकोलिन ही रिलीज़ होगा, और वो डायरेक्ट इफेक्टर ऑर्गन से साथ अटैच होगा और अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें उसकी किस तरह लेकिन देखें न्यूरोट्रांसमीटर्स जब भी इफेक्टर ऑर्गन के पास हो गए, अटैच हो गए या इस रिसेप्टर के साथ और अपना फंक्शन परफॉर्म करने लग गए, लेकिन एक बात हमेशा हमें ज़हननशीं रखनी चाहिए कि जब इफेक्टर ऑर्गन की तरफ वो जाएंगे तो इफेक्टर ऑर्गन के अंदर वो डायरेक्टली अपना वर्क परफॉर्म नहीं कर सकते। इनका परफॉर्म होगा सेकंड मैसेंजर सिस्टम के थ्रू, जो कि हम अपनी बहुत ही प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने सेकंड मैसेंजर सिस्टम जिसमें जी प्रोटीन और लिगेंड गेटेड चैनल्स के बारे में स्टडी किया था। कि देखें जो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि एसिटाइलकोलिन वाला जो भी हमारे पास होगा, ये एसिटाइलकोलिन, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक में एसिटाइलकोलिन हमारे पास ज़्यादातर वही वर्क करता है, तो इसलिए या वो केमिकल जो एसिटाइलकोलिन की तरह अपना नेचर रखता होगा तो वो हमेशा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जो
हमने पढ़ा था उसके थ्रू अपना सेल के अंदर फंक्शन परफॉर्म करेगा। और इसके अलावा जब भी एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन या उससे रिलेटेड कोई भी उसकी नेचर का केमिकल और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जब भी परफॉर्मेंस होगी तो इफेक्टर ऑर्गन के अंदर लिगेंड गेटेड चैनल्स के थ्रू अपना वर्क परफॉर्म करेंगे। तो ये इसके एक समरी लेते चलते हैं कि देखें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हमने न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात की जिसके अंदर हमारे पास होते हैं दो, जिसमें एक आता है एसिटाइलकोलिन और एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। एसिटाइलकोलिन हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक में पोस्ट गैंग्लियोनिक और प्री गैंग्लियोनिक और सिनेप्टिक क्लेफ्ट, इन तीनों के अंदर हमारे पास एक ही हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है जो है एसिटाइलकोलिन। लेकिन जब हम सिंपैथेटिक की बात करते हैं तो उसका सिर्फ प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन का जो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर है वो एसिटाइलकोलिन है। इसके अलावा पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन में हमारे पास एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन ही रिलीज़ होते हैं। देन वो उसके बाद जाकर अपने इफेक्टर ऑर्गन के रिसेप्टर्स पर बाइंड होते हैं और अपना परफॉर्म करते हैं एक्शन को। तो यहाँ एक और बात याद रखी जाए कि जब भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक एक्टिविटी होगी या एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन को आकर अटैच होना होगा तो लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स के थ्रू वो इफेक्टर ऑर्गन के अंदर वर्क करेंगे और ये भी सेकंड मैसेंजर का आगे अंदर काम शुरू हो जाएगा। और जब भी पैरासिम्पैथेटिक और एसिटाइलकोलिन की बात की जाएगी तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के थ्रू वो अपना वर्क परफॉर्म करेंगे। फिर इसके बाद हम देखते हैं सोमैटिक में। तो सोमैटिक में गैंग्लियोनिक की कोई उसमें डायरेक्ट एक ही नर्व इनर्वेट होती है जो गैंग्लियन हमारी कहलाती है और वो डायरेक्ट एसिटाइलकोलिन ही रिलीज़ करती है और वो इफेक्टर ऑर्गन के साथ अटैच होकर अपना एक्शन परफॉर्म करती है और वो ज़्यादातर स्केलेटल मसल्स के ऊपर ही काम करते हैं जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया गया है। तो यहाँ हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं और उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।